बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो अहम मौज़ूआत पर। सबसे पहला मौजू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 8 फरवरी को जो है यौम सियाह मनाया गया। एक साल जो है इलेक्शंस के पूरे हुए और हमने देखा कि सवाबी में सबसे बड़ा जलसा किया गया। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी ख़ास हमने अपडेट नहीं देखी जो जलसे के हवाले से हो। सवाबी में जो ये जलसा इनेकाद किया गया, एक आज़ाद ज़राए के मुताबिक 8 से 10 हज़ार लोग जो हैं उसमें शामिल हुए थे। इसमें कमी की वजह जो है तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर KPK के, और उन्होंने एक नोटिफिकेशन चंद रोज़ कबल जारी किया था जिसमें सरकारी मुलाजमीन का उनको ऊपर पाबंदी आयद कर दी थी कि वो जलसे जुलूस में शिरकत नहीं कर सकते। जो लोगों का ख्याल ये है कि वो जुनैद अकबर साहब, जिनका ये पहला टास्क था सूबाई सदर KPK बनने के बाद, वो उनको ये कंप्लीट नहीं करने देना चाह रहे थे और कामयाब होते हुए नहीं देखना चाह रहे थे, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन निकाला गया जिसका ज़्यादा असर भी जलसे पे पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ख्याल है कि ये जलसा बहुत कामयाब रहा और उन्होंने इसको कोट भी किया है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखा कि जुनैद अकबर ने डिस्ट्रिक्ट सदूर, जनरल सेक्रेटरी और नाज़मीन जो हैं उनसे 3 दिन में रिपोर्ट मांग ली है कि कौन कितने लोगों के साथ जो है इस जलसे में शरीक हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जलसा और वो ख़त्म हो जाए। हमें जज़ा और सज़ा का निज़ाम लेके आना होगा और हमें पता होना चाहिए कि जलसे में कौन कितनी एफ़र्ट्स कर रहा है। तो अगर वो जलसा कामयाब था तो जुनैद अकबर साहब को क्या ज़रूरत पेश आई कि वो इस तरह की रिपोर्ट जो है वो तरतीब दे रहे हैं और वो इमरान खान को भी पेश करेंगे और सोशल मीडिया पर भी उसको का इजरा होगा। ये इख्तिलाफ़ात की ख़बरें तो हम बहुत अरसे से सुन रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, लेकिन अब ये इस जलसे में हमने खुलकर भी हमने उसका जो है वो देख लिया है। उसका इजहार किया गया कि वो रिफ्ट्स और ये जो इख्तिलाफ़ात हैं काफ़ी बढ़ चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KPK में। जब शेर अफजल मरवत साहब को इस जलसे में नहीं बुलाया गया, वो ख़ुद भी शामिल हुए, उनको बैठने की जगह नहीं दी गई, उन्होंने जलसे में तकरीर भी नहीं की गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो KPK में वज़ीर आला हैं उनकी तकरीर को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने रियासत और इदारों पर जो नश्तर बरसाए हैं, माजी करीब में भी वो अपनी शोला बयानी की वजह से हमेशा ख़बरों में रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद का जो है निशाना बनाया है हुकूमत को भी और इदारों को भी। इसके साथ साथ उन्होंने हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से भी बात की। हम भी बात करेंगे आज के दूसरे सेगमेंट में कि हुकूमत ने 1 साल में क्या अचीव किया, हुकूमत क्या आवाम को रिलीफ दे पाई, जो अहदाफ उन्होंने इन 1 सालों में सेट किए थे क्या वो उसको अचीव कर पाई कि नहीं कर पाई। हुकूमत ने गुज़श्ता 1 साल में मुख्तलिफ़ शोबों में जो है इक़दामात किए हैं जिनमें माशी इस्तेहकाम, तवानाई और गवर्नेंस है। ख़ारजा पॉलिसीज़ में भी उन्होंने कोशिश की है कुछ बेहतर ताल्लुकात अपने दोस्त ममालिक के साथ बेहतर करने के हवाले से, जिसके हवाले से ये उनका ख़्याल था कि वो कशीदगी की जानिब जा रहे थे। ताहम मुल्क को अब भी महंगाई और कर्ज़ों के बोझ के नीचे वो दबा हुआ है और इक़्तिसादी चैलेंजेस का उसका सामना है। माशी सूरत हाल में सबसे बड़ी जो अचीवमेंट वो कहते हैं हुकूमत वक्त, उनका ख्याल है कि ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 4.4 अरब डॉलर्स से 11.73 अरब डॉलर्स पर पहुंच चुके हैं ज़र मुबादला के ज़खायर। अफराद ज़र जो है वो कम हुआ है। 2023 में अफराद ज़र 38% तक पहुंच चुका था और ख़्याल ये किया जा रहा था कि 50% क्रॉस करेगा, लेकिन हुकूमत की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से हमने देखा है कि 2024 के आखिर तक ये सिंगल डिजिट पे आ गया है, 4.1% पर जो है ये पहुंच चुका है। लेकिन बुनियादी अशिया खुर्दोनोश जो हैं वो अब भी आवाम की दस्तरस से बाहर है। टैक्स इस्लाहात की गई थी हुकूमत की जानिब से इन 1 साल में और उसमें कुछ बेहतरी भी आई है, टैक्स नेट में बेहतरी आने के साथ, लेकिन जो अहदाफ हुकूमत ने सेट किए थे वो अहदाफ FBR जो है वो उसको मुकम्मल नहीं कर सका है। सबसे बड़ा जो मसला था वो सब्सिडीज़ का था, जो IMF ने कर्ज़ देते हुए हुकूमत पर आयद की गई थी कि भाई ये आप ख़त्म करें ये सब्सिडीज़ जो आवाम को दे रहे हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है आम आवाम पर पड़ता था, उसको फ़ायदा होता था उन सब्सिडीज़ से, जिसमें पेट्रोल की कीमतें हैं, बिजली की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं। इसके साथ साथ करंट अकाउंट खसारा जो है IMF की जानिब से भी उस पर काफ़ी ज़्यादा सख्त रवैया इख्तियार किया गया था और हुकूमत को चैलेंज था उसको कम करने में, जो कि एक मेजर अचीवमेंट ज़रूर है हुकूमत वक्त की। 2022-23 में करंट अकाउंट खसारा जो था वो 17.48 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुका था
اور جو خیال کیا جا رہا تھا وہ بڑھے گا، لیکن حکومت کی بہتر پالیسیز کی وجہ سے، اور ایک اور ریزن ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ 2023-24 میں کم ہو کر وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو 17.4 ارب ڈالر تھا وہ کم ہو کر 8 ارب ڈالر رہ گیا۔ حکومت کی درآمدات پہ پابندی اس کی ایک وجہ تھی، زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئی ہے، وہ قرضوں کی وجہ سے ہی ہو لیکن اس میں کچھ بہتری آنے کی وجہ سے بھی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ کم ہوا ہے، اور برآمدات میں اضافے کی پالیسیز نے بھی وہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ جب ہم ترسیلات زر کی بات کر رہے ہیں تو ہم ضرور آپ سے شیئر کریں کہ وہ کتنی رہی۔ جنوری تا نومبر 2024 میں 21.5 ارب ڈالرز کی ترسیلات زر جو ہیں وہ پاکستان کو موصول ہوئی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 31% زیادہ ہے، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ فارن ریمیٹنس جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ بھیجنا بند کر دیں پاکستان میں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے برخلاف جو فارن ریمیٹنس ہیں وہ خلاف توقع زیادہ ہوئی ہیں۔ دسمبر صرف اگر ہم بات کریں 2024 کی تو 3.07 ارب ڈالرز جو ہیں وہ فارن ریمیٹنس موصول ہوئی، جو دسمبر 2023 کے مقابلے میں 29.3% جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ کون سے ممالک جو ہیں اس لحاظ سے سر فہرست رہے ان ریمیٹنس ہمیں موصول ہوئی وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ سعودی عرب سے 7.29 ارب ڈالرز، متحدہ عرب امارات UAE سے 6.15 ارب ڈالرز، برطانیہ سے 4.71 ارب ڈالرز، یورپی یونین سے 3.61 ارب ڈالرز، اور امریکہ سے 3.44 ارب ڈالرز جو ہیں وہ ہمیں ریمیٹنس موصول ہوئی ہیں۔ اگر ہم حکومت کے حوالے سے کامیابیوں اور ناکامیوں کی بات کریں، زر مبادلہ کے ذخائر اس میں بہتری ضرور آئی ہے، لیکن وہ ڈپینڈ ہیں IMF کے قرضوں پر اور دوست ممالک کے جانب سے لیے گئے قرضوں کے حوالے سے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو اچیومنٹ ہے حکومت کی جانب سے اس میں کمی آئی ہے۔ ٹیکس نیٹ میں کچھ اضافہ ضرور ہوا ہے لیکن اس میں اور بہتری آ سکتی ہے، اور عالمی سطح پر تعلقات کو بہتر بنانے کی دیگر ممالک کے ساتھ کوشش کی گئی۔ ناکامی جو رہی ہے وہ حکومت وقت نے مہنگائی پر اس کو کامیاب نہیں ہو سکی ہے عوام کو ریلیف دینے میں، بے روزگاری میں کمی کرنے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں، قرضوں پر زیادہ انحصار کیا گیا، اور بجلی اور گیس اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں اس میں بھی اضافہ کیا گیا۔ اگر حکومت چاہتی ہے کہ معیشت کو بہتر کرے تو کچھ دیر پا اور لانگ ٹرم اس کو فیصلے کرنے پڑیں گے، اور آنے والے وقت یہ بتائے گا کہ اس فیصلوں سے کیا حقیقتاً جہاں پر وہ معاشی طور پر تو بہتر ہو رہی ہے لیکن کیا وہ عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔